हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में जान ले, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 2 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर, और अगर इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में जानना चाहेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले जान ले कि इन्वर्स फंक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि इन्वर्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1/1 है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और आप ये जान लें कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सभी फंक्शंस के डोमेन को डिफाइन करते हुए फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाते हैं, और यही हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव, लेकिन हम लोग उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग उसको बाइजेक्टिव बना लेते हैं, तब जाकर उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ग्राफ में अभी देखने वाले हैं कि हम लोग ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक, तो जैसे इस ग्राफ को तो सब लोग जानते होंगे। ये ग्राफ है आपके फेवरेट y = sin x का। अब उस ग्राफ पर अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो और वो हॉरिजेंटल लाइन आपके ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पर, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करते हुए पास कर गया, तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखें, जैसे हम लोग साइन को देख लेंगे, कॉस का भी ग्राफ लगभग सेम होता है। अगर हम टैन की बात करें तो टैन का भी ग्राफ ही ऐसा करके होता है, इस टाइप से ग्राफ होता है। और हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो देखो ये हमारे ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पर कट करता हुआ पास कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारा 1/1 नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, ये हमारा मेनी वन फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन भी टेस्ट भी करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ किसी भी फंक्शन का नहीं है, या ये जिस भी एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऐसे कोई हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो कि फंक्शंस के डिफिनीशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक जगह से ज़्यादा जगह पर कट ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इन्वर्स का डिफिनीशन। ठीक है, तो इन्वर्स के डिफिनीशन में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक मशीन है। ठीक है, ये हमारे पास एक मशीन है। इस मशीन में हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन भी क्या होता है, मशीन ही होता है। तो इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने मान लिया 1 इनपुट डाला और यहाँ से आउटपुट x मिल गया। ठीक है, ये ऐसा मशीन है। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं उस मशीन को, उस फंक्शन को जिसमें अगर ये वापस से आउटपुट डाल दिया जाए, ठीक है, मतलब जो x मिला है उसको डालेंगे तो यहाँ से वो 1 दे दे। ठीक, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इस f का इन्वर्स बोलेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे हो कि जो फंक्शन में इनपुट जाता है, इनपुट के सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो फंक्शन में आउटपुट आता है
उसको हम लोग उसके सेट को रेंज बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसा है, तो 1 1 ऑन 2, तो रेंज हमारा यहाँ कोडोमेन के बराबर रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो फंक्शन का जो रेंज था वो यहाँ पर जा रहा है इनपुट के फॉर्म में, और मिल क्या रहा है, तो उसका डोमेन, मतलब एफ फंक्शन का यहाँ डोमेन मिल रहा है। मतलब अगर आपने अपने एफ का इन्वर्स डिफाइंड किया है तो वो इन्वर्स फंक्शन उसके डोमेन को अपना रेंज बना लेगा। देखो ये 1 आपके एफ का डोमेन था, अब उसके इन्वर्स का ये क्या है, रेंज है, ये डोमेन ऑफ एफ था। सिमिलरली जो आपका यहाँ इनपुट जा रहा है वो रेंज ऑफ एफ था, लेकिन अब इन्वर्स का वो क्या हो गया, वो डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग एफ नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर लेते हैं, एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी, तो ए इसका डोमेन कहलाएगा और बी इसका रेंज कहलाएगा। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ बी को रेंज कहा है। ठीक है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए आपका कोडोमेन बी ही रेंज होता है, और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई करके डिफाइंड है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा एफ इन्वर्स डिफाइंड होगा, वो एफ इन्वर्स वहाँ के रेंज को अपना डोमेन बना लेगा, और वहाँ के डोमेन को, एफ फंक्शन के डोमेन को अपना रेंज बनाएगा। मतलब यहाँ पर ये फ्लिप कर जाता है, जो ए यहाँ पर एफ का डोमेन है, एफ इन्वर्स का वो रेंज बन गया, और बी यहाँ पर जो रेंज है वो एफ इन्वर्स का क्या बन गया, तो वो डोमेन बन गया। और इसी तरीके से एफ ने जहाँ से इनपुट उठाया है वहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है, और जहाँ पर वो आउटपुट दे रहा था वहाँ पर इनपुट उठा लिया। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ जब एफ इन्वर्स को उठाते हैं, एफ इन्वर्स को डिफाइन करते हैं, तो आप खुद देख लो, एक्स इज़ इनपुट हियर, तो यहाँ पर वो आउटपुट हो गया। देखो यहाँ का इनपुट, एफ का इनपुट एफ इन्वर्स का आउटपुट है, और सिमिलरली वाई क्या है, तो एफ का आउटपुट है, तो यहाँ वाई क्या हो गया, एफ इन्वर्स का इनपुट हो गया। तो एकदम से चेंज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पर आप तुरंत लिख सकते हो, देखो y इज़ आउटपुट एंड x इज़ इनपुट। जब इनका इन्वर्स डिफाइंड करोगे तो वो आउटपुट को इनपुट ले लेगा और इनपुट को आउटपुट बना देगा। तो इंटरचेंज कर देना है। देखो ये जगह इंटरचेंज हो रहा है, आपका साइन इन्वर्स बना तो ये y उसके पास गया, और x जो साइन के पास था वो आउटपुट में चला गया। तो ये हमेशा के लिए हमें याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ x, ये f का इन्वर्स है। -1 पावर आपको यहाँ नहीं कंसीडर करना है, और उसको 1/fx कतई भी नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एफ इन्वर्स x डजंट इक्वल टू 1/fx। और ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब हम लोग सेट पढ़ते हैं, सेट के बाद जब हम लोग रिलेशन देखते हैं, तो उस रिलेशन में अगर f और g एक दूसरे का इन्वर्स है, या g इज़ इन्वर्स ऑफ f है, ठीक है, g इज़ इन्वर्स ऑफ f है, तो इसका कंपोजिशन जो होगा, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x बोलो या g ऑफ f ऑफ x बोलो, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट भी मिलता है। तो देखो हमेशा फंक्शन f और उस फंक्शन का इन्वर्स का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी होता है। मतलब जब आप यहाँ पर x करके इनपुट डालोगे तो वो x आउटपुट में भी मिलेगा। रट लीजिए इस बात को, f इन्वर्स ऑफ fx, f इन्वर्स ऑफ fx इज x, और f ऑफ f इन्वर्स इज ऑल्सो x। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल लेकर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, जब हमारे पास f इन्वर्स ऑफ fx इक्वल टू x है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x।
अब यहाँ पर कुछ कंडीशन भी आएगा, लेकिन फिलहाल कंडीशन से हम लोग दूर रहते हैं। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई, अब इसको हमेशा के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग देखें कि ग्राफिकली इन्वर्स फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स के ये मिरर इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स को एज ए मिरर कंसीडर करना है, इसको आपको मिरर ले लेना है। ये ब्लू कलर का जो आपके पास दिख रहा है ये वाला, ये आपका फंक्शन हो गया। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज बना देना है, तो आपका इन्वर्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, देखो दिस इज द लाइन जो कि मिरर है, ब्लू वाला आपका फंक्शन है, तो इसका जो इमेज है वो ये रहेगा, और इसका जो इमेज है इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो ये रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हम लोग को अगर बोल दिया जाए कि इस ग्राफ का आप इन्वर्स दिखा दो, ठीक है, इस ग्राफ का, इस कर्व का इन्वर्स दिखा दो, तो हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर क्या करना है, तो इस ग्राफ का आपको मिरर इमेज बना देना है। ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स है तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स एक्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास गिवन है और ये इसका इन्वर्स के डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ आर टू आर, तो हम लोग इन्वर्स डिफाइंड करेंगे, तो चेंज भी करेंगे तो वो आर टू आर ही रहेगा। पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, इसको यहाँ और उसको वहाँ कर देना है, मतलब रेंज को डोमेन के पोजीशन पे ला देना है और डोमेन को रेंज के पोजीशन पे ला देना है। अब लेट करना है y इज इक्वल टू एफ एक्स करके। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इज इक्वल टू फंक्शन जैसे भी डिफाइंड है वो लिख देना है, और आप जानते हो कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन x इक्वल टू एफ इन्वर्स y, और यही आपका इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा। मतलब हमको x को अकेला करना है यहाँ, तो x y माइनस 5/2 लिख लेंगे, तो और यही x क्या होगा, देखो x क्या होगा, एफ इन्वर्स y होगा, तो हम लोग लिखेंगे एफ इन्वर्स y x के जगह पे, तो y माइनस 5/2। ठीक है, यहाँ से समझिएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स y, तो हम लोग x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एफ इन्वर्स y। अब वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, आप वेरिएबल में y के जगह x वापस से हर जगह डाल सकते हो, तो अल्टीमेटली हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो x का ही बनेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं या इन्वर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा इन्वर्स का डोमेन और रेंज हो गया, और ये इन्वर्स डिफाइंड हो गया इस एफ एक्स फंक्शन का। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में बात करनी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हालांकि अब इन्वर्स जब समझ गए तो यहाँ पर समझना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब शुरू से बात करते हैं। जैसे कि हम लोग एफ एक्स फंक्शन को देखते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो इन्वर्स डिफाइंड होगा वो ऐसे करके होगा, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग कभी भी 1/sin x करके नहीं लिखेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले हम लोग साइन इन्वर्स x को डिफाइन करने वाले हैं। साइन इन्वर्स x को डिफाइन करने के लिए, मतलब इन्वर्स उसका डिफाइन करने के लिए हम लोग अपने साइन x को सबसे पहले मेनी वन से बाइजेक्टिव बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक इन्वर्स फंक्शन जो है वो हमेशा किसी बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही डिफाइंड होता है। हम लोग जानते हैं हमारा साइन एक्स क्या है, ये एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो फॉर डिफाइनिंग इट्स इन्वर्स इट शुड बी बाइजेक्टिव, इसे बाइजेक्टिव होना पड़ेगा।
टू मेक फंक्शन साइन एक्स बाइजेक्टिव वी आर रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन सच दैट इट कंटेन्स ऑल इट्स पॉसिबल रेंज। देखो, बाइजेक्टिव होने के लिए आपको रेंज में कोई कटौती नहीं करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक डोमेन होता था और दूसरा रेंज होता था, तो रेंज के सभी एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए, तब ये कहलाएगा ऑन टू। और डोमेन यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, तब ये कहलाएगा, ठीक है, 1-1। तो इस तरीके से 1-1 के लिए डोमेन रिस्पॉन्सिबल होता था और ऑन टू के लिए को डोमेन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू तो है, जैसे -1 से 1 तो हम लोग पूरा रेंज इकट्ठा करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। हम लोग -1 से 1 के बीच में ही काम करेंगे यहाँ, ठीक है। हम लोग वैसा ही यहाँ ग्राफ चूज करेंगे जिसमें पूरा का पूरा -1 से 1 का पूरा वैल्यू रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में आउटपुट देता है, तो ये पूरा आउटपुट आपको रखना है। आउटपुट छाट दोगे तो ऑन टू खत्म हो जाएगा, इस तरीके से वो बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से बच जाना है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर रीजन चूज करना है जो रीजन कहीं ना कहीं हमारे 1-1 को भी डिफाइंड कर दे और ऑन टू को भी डिफाइंड कर दे। तो देखो, इस पार्टिकुलर -1 से हम लोग 1 तक जाते हैं, देखो यहाँ तक, तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें हमारा पूरा का पूरा आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर हमें 1 से लेकर -1 तक सभी वैल्यूज़ मिल रहे हैं इस पार्टिकुलर रीजन में। ऐसे इस रीजन में भी जब आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको -1 से 1 के सभी वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, दिस रीजन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला रीजन, ये वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर भी 1 से लेकर -1 तक आपके पास सारा कुछ है, ठीक है। आप इस इंटरवल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, देखो ये भी 1 से -1 के बीच का सभी वैल्यूज रखा हुआ है। और साथ में इस रीजन में अगर हम बात करें तो आप इस रीजन में देखोगे कि आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन से वो ग्राफ को इस रीजन के लिए एक ही बार कट कर रहे हैं। मतलब ये हो गया 1-1 भी, और ये हो गया सभी आउटपुट को कंटेन किए हुए, तो ऑन टू। मतलब इस रीजन में हमारा जो साइन एक्स है वो क्या हो गया, वो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को एक ही बार कट कर रहे हैं। मतलब इस रीजन में भी हमारा साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, इस रीजन में भी। सिमिलरली इस रीजन में भी हो जाएगा, इस रीजन में भी हो जाएगा। और ये सभी रीजन्स, जैसे यहाँ पर हम लोग नाम रख दें इसका, हम A to B रीजन बात करते हैं, B to C रीजन बात करते हैं, C to D रीजन बात करते हैं और D to E रीजन बात करते हैं। तो AB के लिए भी, BC के लिए भी, CD के लिए भी और DE, ऐसे अनंत आ जाएंगे। इन सब के लिए हमारा साइन एक्स क्या हो गया, ये -1 से 1 का आउटपुट कंटेन किए हुए है और साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सपोर्ट भी कर दिया। मतलब ये हो गया 1-1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव हो चुका है। ये क्लियर है। अब तो किसी भी रीजन को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं फंक्शन के इनवर्स को डिफाइंड करने के लिए, किसी भी रीजन को, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस रीजन पर ही काम करने के, मतलब इसी रीजन को सिलेक्ट किया गया है। और इस रीजन में आप कहाँ से कहाँ तक मूव किए, तो -π/2 से लेकर π/2। देखो बस आप अपने एक्स एक्सिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस रीजन के लिए आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक है, तो -π/2 से ये π/2 तक है। बस इसी रीजन को हमें सिलेक्ट करना है ताकि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 1-1 हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। तो -π/2 से जो π/2 का रीजन है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये पहले से डिफाइंड किया गया है कि इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल, इसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे बाकी सभी इंटरवल के लिए डिफाइंड है, लेकिन खास इसे ही डिफाइंड करके बोला गया है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है और इनको लेकर ही हम अपने इन्वर्स को डिफाइन करेंगे, साइन के इन्वर्स को डिफाइन करेंगे। इस तरीके से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपना डिफाइंड हो चुका है कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने अपने साइन इन्वर्स के डोमेन को क्या ले लिया, यहाँ पर देख लीजिए आप, -π/2 से π/2 ले लिया। रेंज क्या हो गया, -1 से 1। तो साइन एक्स जिसका डोमेन -π/2 से π/2 हो गया और इसका जो रेंज है -1 से 1 हो गया। तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए हमारा साइन एक्स हो गया
बाइजेक्टिव, अब इसका इन्वर्स डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब फट से हम लोग ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला -π/2 से π/2 वाले ग्राफ को, उस पार्ट को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं वाइट से। ठीक है, फिर क्या है, ये जो आपके पास दिख रहा है उसका मिरर इमेज ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और बाकी डोमेन और रेंज दोनों उल्टा हो जाएंगे, मतलब स्वैप कर लेंगे। अब देखो, जहाँ -1 से 1 वाई एक्सिस पर था, अब ये एक्स एक्सिस पर आ गया है। ठीक है, अब ये हो गया इनपुट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वहाँ पर साइन एक्स का आउटपुट था। ठीक है, अब देखो π/2 से -π/2 कहाँ चला गया, वाई एक्सिस पर चला गया, वहाँ कहाँ था, एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका साइन इनवर्स एक्स अब कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, तो ये इसका डोमेन हो गया -1 से 1, ये उल्टा ले रहा है, और रेंज हो गया -π/2 से π/2। रेंज क्या जगह है, तो ये आउटपुट की जगह है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक एंगल होगा। तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी क्या है, एंगल है, मतलब वो रिजल्ट क्या देंगे, तो एंगल देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो, जो आउटपुट था इन्वर्स का वो इनपुट चला गया, जो इनपुट था वो आउटपुट चला गया। ठीक है, बस इंटरचेंज करना आपको सीखना है। जैसे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, तो आप यहाँ बोलोगे साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इन्वर्स ने वैल्यू को इनपुट लिया और आउटपुट एंगल को दिया। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जैसे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और जैसे हमें पूछना है साइन इनवर्स लेट √3/2, तो आप अब डायरेक्ट लिखोगे इसे, आप क्या पूछोगे, √3/2 साइन का कौन से एंगल का वैल्यू था। तो सबको पता है कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो हम लोग फट से यहाँ पर आंसर 60 डिग्री डाल देंगे। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है, और कभी भी हमारा आउटपुट इसको क्रॉस नहीं करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमें किसी का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ हमें पढ़ना भी नहीं था। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे। ग्राफ से तो समझ गए कि क्या क्या काम करना है। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का देखते हैं यहाँ पे। तो कॉस एक्स भी साइन की तरह मेनी वन है, तो इसे बनाना पड़ेगा हमें बाइजेक्टिव। उसके लिए जो हम लोग जैसे साइन का हम लोग सेलेक्ट किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी सिलेक्ट किए हैं। तो डोमेन क्या मिल गया, 0 to π/2, और रेंज क्या है, -1 से 1। तो इस डोमेन और रेंज के लिए cos x इज नाउ बाइजेक्टिव। अब हमारा cos x इसके लिए बाइजेक्टिव हो गया, सो इट्स इनवर्स कैन एग्जिस्ट नाउ। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। तो इन्वर्स में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, बस इन्वर्स तैयार है। ये देखो कॉस इन्वर्स एक्स तैयार है। अब कॉस इन्वर्स एक्स -1 से 1 के बीच का इनपुट लेगा और 0 से π/2 का आउटपुट देगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कॉस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू बताइए, तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब एंगल देंगे आउटपुट। तो आप खुद बताओ कि कॉस इन्वर्स 1/2 का क्या आउटपुट होगा। ठीक है, इसका क्या आउटपुट होगा। आप पूछना कि 1/2 कॉस का कौन से एंगल का वैल्यू है, तो सब लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सो 60 डिग्री इज आवर आंसर। सिमिलरली कॉस इन्वर्स 1 का हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सब लोग जानता है कॉस इनवर्स 1 मतलब कॉस किस एंगल के लिए 1 देता है, तो 0 डिग्री, तो 0 इज द आंसर। ठीक है, 0 डिग्री इज द आंसर। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। अब बात करते हैं tan इनवर्स x का। तो अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। tan भी क्या है, मेनी वन है, तो इसे बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा।
कहाँ से कहाँ बनाते हैं, तो ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2। और हम लोग सब जानते हैं tan का जो आउटपुट होता है वो रियल वैल्यूज़ होते हैं, मतलब पूरा का पूरा R इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो R होगा वो इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x कैसे डिफाइंड होगा, तो आप खुद यहाँ पर देख लो, इंटरचेंज करिए। जो रेंज था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया। तो tan इनवर्स x का डोमेन R होगा, रियल होगा, और tan इनवर्स x का रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x का या tan x का, तो tan इनवर्स x को बाइजेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, tan इनवर्स x को बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल का मतलब π/2, निगेटिव π/2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं है, और जो हमारा रेंज है वो है रियल वैल्यूज़। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज़ द R। क्लियर है? चलिए, अब इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स का हमारे पास डोमेन और रेंज मिलते हुए चला जाएगा। अब जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर, ये वाला जो टेबल है वो वेरी इंपॉर्टेंट के टैग में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसके इस चैप्टर पर आपका बिल्कुल कमांड नहीं होगा और इवन सिंगल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इन्वर्स डिफाइंड है और सबके डोमेन गिवन है और सबके रेंज भी गिवन है। जैसे साइन इन्वर्स का डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 टू π/2, कॉस इन्वर्स का अगेन -1 to 1 बट रेंज इज 0 to π। ठीक है, tan इन्वर्स एक्स का डोमेन इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज इज -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ पर π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि π/2 और -π/2 पर हमारा tan इनवर्स क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, तो वहाँ पर ओपन इंटरवल में -1 to 1 के वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है सेट ऑफ रियल नंबर से, मतलब यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग वैल्यूज़ बिटवीन -1 to 1। ठीक है, वहाँ पर सभी वैल्यूज़ हैं, पूरा रियल नंबर है, सिर्फ -1 से 1 के बीच के वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली सेक इन्वर्स में भी। ठीक है, और कॉस इन्वर्स का जो हमारे पास रेंज मिलेगा, जो एंगल मिलेगा, जो वैल्यूज़ मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो -π/2 से π/2 में तो रहेगा, लेकिन उस वैल्यूज़ में 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये इट इज़ π/2, इट इज़ -π/2, ये इंटरवल रखना है लेकिन 0 को एक्सक्लूड करके। सिमिलरली कॉस सेक इन्वर्स में भी आपका डोमेन एज इट इज़, बट रेंज में जो कॉस इन्वर्स का रेंज है उसमें से π/2 हटा लेना है। ठीक है, सिमिलरली कॉट इन्वर्स एक्स का बात करें तो रेंज बिल्कुल tan इन्वर्स की तरह जाएगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल 0 to π हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको याद कर लेने पड़ेंगे। अब कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत छोटा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ डिलीटेड है, तो हम लोग सिर्फ काम के चीज़ों को देखते हुए, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है उसको देखते हुए, बाकी फुल चैप्टर का वीडियोस भी है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, हर एक जो डिलीटेड पार्ट है उसका भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास प्रॉपर्टी के नाम पर बहुत कम प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर्टीज़ करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारे इन्वर्स और फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिटी होता है, मतलब जो इनपुट मिलेगा वही आउटपुट देगा। लेकिन वहाँ पर बात किए थे कि कुछ कंडीशन होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, देखो आपका रिस्पेक्टिव डोमेन डिफाइंड रहना चाहिए, यहाँ से आपको बाहर नहीं निकलना है। जो भी डोमेन डिफाइंड हो चुका है वो एग्जिस्ट, मतलब उसको फॉलो करना है। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, देखो इन्वर्स और फंक्शन का कंपोजिशन, एक्स इनपुट है, एक्स ही आउटपुट हुआ, और ये एक्स आपके डोमेन से ही बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली सभी का वही चीज़ है, तो बिल्कुल रटना बहुत आसान है, आप समझ चुके हो, तो इससे आप उसको आसानी से रट भी सकते हो। ठीक है, तो फिर कभी भूलोगे भी नहीं। सबका डोमेन और रेंज याद कर लीजिए, और
ये याद रखना कि इन्वर्स और फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, मतलब जो भी इनपुट डालोगे वो आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने डोमेन से भटक गए हो तो इस इनपुट को आपके डोमेन में बैक लेकर आना पड़ेगा। मतलब वहाँ कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने वैल्यू को जो यहाँ इनपुट है वो देखने में लगेगा डोमेन से बाहर गया, लेकिन हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट का यूज़ करके वापस से उस एंगल को अपने डोमेन में लेकर चले आते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर आप देखोगे तो वापस से कंपोजिशन वाली ही बात है। अब फंक्शन इन्वर्स से कंपोजिशन दिखा रहा है तो वापस से हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि जो इनपुट था वही आउटपुट मिलेगा, मतलब ये बिहेव करेगा आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ। ठीक है, और ऑल आर डिफाइंड फॉर द रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स एंड सो ऑन, and all are defined for the respective domains of sin inverse, cos inverse and cosec inverse x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलिमेंट्री प्रॉपर्टी आपके बोर्ड और एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 है। मतलब सिर्फ कंपोजिशन आपको याद रखना है कि फंक्शन और उसके इन्वर्स का आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट भी मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे गए हैं या पूछे भी जा सकते हैं, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग, जैसे ये π/3 है। ठीक है, तो साइन बाहर में है और ये सेकेंड वाला जो आपके पास है वो साइन इन्वर्स 1/2 है। तो यहाँ पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 का क्या मतलब है। तो हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स 1/2 अगर आप लेट करना चाहते हो तो y इक्वल टू लेट कर लेना, फिर आप जानते हो कि ये साइन y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और आप ये भी जानते हो कि 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। तो आपका y कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप क्या लिख दोगे यहाँ पर π/6। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एलसीएम इज 6 एंड 2π + π इज 3π। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, π/2 आ गया, तो हमारे पास साइन π/2 का वैल्यू, मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 आंसर हो गया। तो कितना आसान है ये। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये जो कंडीशंस गिवन है फिलहाल आपके बोर्ड के लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। कंडीशंस पर आपको बिल्कुल भी वॉच नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग फंक्शन की बात करेंगे साइन, तो इसका इन्वर्स होगा साइन इन्वर्स, और तब ये कंपोजिशन में आ गए और जो भी इनपुट रहेगा वो आउटपुट दे देगा। मतलब अगर बाहर में साइन है तो अंदर में साइन इन्वर्स रहना चाहिए था। ठीक है, तभी हम आइडेंटिटी को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ बाहर में कौन है, तो बाहर में साइन है और अंदर में tan इन्वर्स है। तो देयर इज ए नीड to convert tan inverse x into sin inverse expression। tan इन्वर्स को sin इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो आराम से देखिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पर लेट करोगे, tan इन्वर्स x इक्वल टू थीटा लिखोगे, फिर आप देखोगे कि ये tan थीटा इक्वल टू x आ जाएगा, तो x/1 कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, ये ले लीजिएगा थीटा, तो थीटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो तुरंत हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लेना है, यहाँ डिफाइन कर लेंगे। नाउ साइन थीटा इक्वल टू, तो जैसे हाइपोटेनियस आप यहाँ काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो साइन थीटा लिखोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो वापस से यहाँ पर थीटा क्या लिखोगे, थीटा को अकेला करोगे, साइन को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स। उधर भेजना नहीं है एक्चुअली, ये बोल चाल में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, आप देखोगे यहाँ पर थीटा tan इन्वर्स x के बराबर है,
यहाँ पर भी थीटा साइन इन्वर्स के बराबर है, साइन इन्वर्स सम वैल्यू के बराबर है, तो दोनों जगह हमारे पास क्या है, थीटा है। तो फ्रॉम 1 and 2 थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स x एंड थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इन्वर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो जहाँ भी tan इन्वर्स है वहाँ पर अब हम लोग आराम से इक्वेशन 3 की मदद से साइन इन्वर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ tan इन्वर्स x के जगह लिखेंगे साइन इन्वर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इन्वर्स कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन और उसके इन्वर्स का आ चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो इनपुट है वो डायरेक्ट आपको बाहर निकल जाएगा, तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, tan इन्वर्स कॉस बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और ये हमारा यहाँ पर कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन को हमें वापस से वॉच नहीं करना है, ये कंडीशन सिर्फ हमें बताएगा या हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा कि हम लोग अपने प्रिंसिपल डोमेन में हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे बाहर में tan इन्वर्स है, तो हमें अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी, इस एक्सप्रेशन को भी हमें tan में लेकर आना है, tan x में लेकर आना है। ठीक है, ये हमारा प्योर हो गया क्लास 11 का क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि जो अंदर में सिचुएटेड है इसको हम लोग tan में लेकर चले आए। ठीक है, बस यही हमारा इस क्वेश्चन में टास्क है और कुछ भी नहीं है। तो cos बाई 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग tan में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखोगे कि जो cos x है और 1 माइनस साइन एक्स है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगी। अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स रहता तो हम फट से लिख देते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर में कॉस के जगह साइन एक्स रहता तो हम तुरंत लिख देते 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखो ये रहना चाहिए था, लेकिन है क्या कुछ और। तो हम लोग फिर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे काम करेंगे वो भी आप देख लीजिए। जैसे cos x को हमारे हाथ में है कि हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, आराम से देखो साइन बन गया ऊपर वाला, और जो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है इसको cos लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स करके। देखो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और हमने ऊपर में साइन कर लिया, नीचे में cos कर लिया। अब हम लोग ये वाला आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगाते हैं, तो हम लिखेंगे 2 साइन, जो भी एंगल होगा उसका आधा कर लीजिएगा, तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 4 हो जाएगा और x से x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसका यूज़ करना है, तो हम लोग 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ करना है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आप यहाँ देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, साइन का स्क्वायर इस साइन को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, कॉस बाई साइन। ठीक है, एक साइन नीचे बचा, ऊपर में कॉस बचा, तो हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉट थीटा इज tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इस तरीके से, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, सबसे पहले यहाँ माइनस करना है, तो ये हमें दिखेगा कि ये पाई बाई 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस एक्स बाई 2। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाला एक्सप्रेशन कन्वर्ट होके आ गया है tan में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि tan इनवर्स और जो cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स था उसके जगह लिखेंगे tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब tan इनवर्स tan हमें वापस से मिल गया, तो रिजल्ट हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करके पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 जो इनपुट है वो बाहर निकल जाएगा और यही हमारा आंसर भी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो कितने आसान तरीके से, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बाहर tan इनवर्स तो अंदर में भी tan, बाहर cos इनवर्स तो अंदर में भी cos। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आपके पास साइन इनवर्स का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट का सेट, तो ये x जो है जो कि इनपुट है, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो -1 से 1। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स y, तो ये y कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -1 से 1। ठीक है, अब इस y को भी छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं x इंटू वाई, तो ये x इंटू वाई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -1 इंटू 1। मतलब साइन इनवर्स के पास जो कुछ भी इनपुट है, इस इनपुट को -1 से 1 के बीच में ही लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही छोटा सा बात है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स के पास जरूरी नहीं है, वो तो एक सिंबल था कि हम x लेकर काम कर रहे थे, उसके पास कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डिफिनीशन फॉर साइन इनवर्स x टू बी डिफाइंड, साइन इनवर्स x के जगह x² - 4 आ गया है, इज टू बी डिफाइंड, इसे अगर डिफाइंड होना है तो इसका जो भी इनपुट है उसे -1 to 1 एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो इनपुट एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, लेकिन हम लोग पुट क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर वापस से -4 है तो हर जगह +4 कर देते हैं। ठीक है, हर जगह +4 करेंगे तो यहाँ पर -4 को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 3x² और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर रूट प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, मॉडुलस का यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस मतलब प्लस माइनस होगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो x होगा वो -5 -√5 से -√3, ये पहला पार्ट आ जाएगा निगेटिव पार्ट, फिर यूनियन करके आप लिखोगे ये √3 to √5 के बीच में रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव के लिए ये और निगेटिव करेंगे तो इनइक्वलिटी पलट जाएगा, इसलिए -√5 पहले लिखा गया है और -√3 बाद में, और यहाँ पर √3 पहले और √5 बाद में। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी का कंसेप्ट है, इसका यूज़ करके देखो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए हमने मॉडुलस लगा लिया, मॉडुलस में प्लस का यूज़ हो गया, हमारे पास सब जगह प्लस है, लेकिन मॉडुलस जैसे ही हटाएंगे तो वो दो इंटरवल चूज़ करेगा, एक निगेटिव वाला और दूसरा पॉजिटिव वाला, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिए तो 7π/3। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कॉस का जो इंटरवल होना चाहिए वो 0 से पाई होना चाहिए, लेकिन ये इस इंटरवल को क्रॉस कर चुका है, तो अब हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करना है, उसके कंसेप्ट का यूज़ करना है। क्या करना है वो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि एक ही साथ लेते हुए चलते हैं, कॉस इन्वर्स को बाहर रखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स -θ इज इक्वल टू कॉस θ होता है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग निगेटिव को हटा लेते हैं, 7π/3 लिख लेंगे। अब इसे एक्यूट बनाने का तरीका बताए थे आप लोगों को, क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग बहुत यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि ऊपर का जो 7 है, पाई के मल्टीपल में 7 है, उसे हटा के आप लिखेंगे π/3। ठीक है, और आपको ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है अब 3 का, ताकि आप 7 के करीब जाओ। जैसे 2 लिखेंगे यहाँ, 2π तो 6π हो गया, और ऊपर वाला एक पाई जुड़ जाएगा तो 7π हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको कर लेना है, सम मल्टीपल ऑफ पाई अब प्लस एक्यूट एंगल, ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 2π + π/3, तो हियर इज़ द 2π, अब प्लस π/3 का मतलब वी आर कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या सब पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉस π/3। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अब कॉस इनवर्स कॉस π/3 इज़ π/3, बिकॉज π/3 जो है आपके प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर। देखो कितने आसानी से हम लोग आंसर तक पहुँच पा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ यूज़ कर देना है। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि साइन इनवर्स बाहर है और अंदर में कॉस है, और साथ में ये एंगल भी जो है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ दो काम करना है। सबसे पहले तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में लेकर आएंगे, रिड्यूस करेंगे,
और फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो काम हो गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने एंगल पर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस, फिर वही काम करना है कि आपको π/5 लिख देना है और पाई का मल्टीपल तैयार करना है ताकि आप 33 के बहुत क्लोज पहुँचो। तो यहाँ 6π लिख दीजिए। देखिए 6 × 5 6π × 5 इज़ 30 और 3 जोड़ लीजिएगा ताकि 33 हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6π प्लस मतलब क्वाड्रेंट में 6 यहाँ रहता है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल से तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 3π/5। अब अगला काम करना है, इस कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3π/5 इज इक्वल टू सम एंगल मतलब थीटा प्लस π/2। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये थीटा क्या होगा। इसको हम लोग π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस साइन में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे, आप थीटा को अकेला कर लेना तो ये आ जाएगा 3π/5 माइनस π/2। एलसीएम लीजिएगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 6π और यहाँ -5π, दैट मीन्स π/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, आप 3π/5 को लिखोगे थीटा मतलब इसको π/10 अब लिख दो तो π/10 प्लस π/2। तो आप यहाँ पर 3π/5 को क्या लिख दोगे, तो आप लिखोगे π/2 अब प्लस π/10। तो इतने आसान तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस एंगल को थीटा प्लस π/2 में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो कॉस होगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा के कंसेप्ट से माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, माइनस साइन थीटा नहीं, थीटा के जगह हम लोग π/10 लिख देंगे। अब माइनस है और साइन है इसलिए ये माइनस आपको बाहर कर लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/10। अब प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स साइन π/10 इज रिटन एज माइनस π/10 और ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है और आप इसे बिल्कुल भी ट्राई करना चाहोगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए पॉज करके और साथ में अपने आंसर को अपने पास रखिए। जब मैं सॉल्व करूँगा तो उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वापस से वही बात आ गई। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, साइन वापस से हम लोग लिख देते हैं प्लस π/7। ठीक है, और नज़दीक जाना है तो देखेंगे तो 2π करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और हमें चाहिए 13 तो हम यहाँ माइनस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट रूल का यूज़ करते हैं तो 2π यहाँ है और माइनस मतलब हम लोग है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम लोग मतलब हमारा साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो निगेटिव हो जाता है इसलिए लिखेंगे माइनस साइन π/7। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जानते हो कि माइनस बाहर आया और ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/7। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स साइन है इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस साइन π/7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारे पास इसको इतना शो करना है और वापस से एक कंडीशन भी गिवन है तो कंडीशन के पीछे वापस से हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। साइन इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, हमें ये पता करना है। तो हम लोग कैसे चलेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो LHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। ठीक है, अब हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा। हम लोग 1 - x², जैसे रूट से बाहर निकलना, इस साइड तो रूट वगैरह है नहीं, तो आप देखोगे कि 1 - sin² थीटा चाहिए या 1 - cos² थीटा चाहिए, तो हम लोग 1 - sin² को cos² लिख सकते हैं, 1 - cos² को sin² लिख सकते हैं। और जब वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे तो रूट से बाहर निकलेंगे। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका है जो कि हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में देखे हैं। तो हम लोग x के जगह यहाँ पर लेट कर लेते हैं cos थीटा। ठीक है, x = cos थीटा।
तो तुरंत यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 करके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आपका LHS रिड्यूस कैसे होगा, तो LHS इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स के जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा, और अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये आ गया 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर रूट से बाहर तो साइन थीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटी हमारे सामने दिख रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, देखो बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 थीटा, और आपका इक्वेशन 1 में थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज़ कॉस इनवर्स एक्स, तो आप लिखोगे 2 कॉस इनवर्स एक्स, आप मैच करिए, ये आपका RHS है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए सब के सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में यहीं रुकते हैं, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।